वो दिन आरिफ के लिए बड़ा चौंका देने वाला था। सुबह जब परवीन घर में दाखिल हुई तो सीधी अपने कमरे में चली गई। उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। उसने आरिफ की तरफ देखे बगैर कहा, मेरे ख्याल में अब हमें अलग हो जाना चाहिए। आरिफ के मुंह से बेसाख्ता निकला, क्यों? मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो तुम्हें दिल्ली वाले ही दे सकते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं उनके हुक्म से ही कोई फैसला करूंगी। आरिफ बोला, लेकिन इस तरह? उसने आरिफ की बात काटते हुए कहा, किस चक्कर में पड़ गए हो तुम आरिफ? खुदा का शुक्र करो तुम्हें मुझसे निजात मिल रही है। अब तुम कम से कम अपनी मर्जी से यहाँ शादी तो कर सकोगे। भाई तुम तो जानते हो हमारी शादी एक बिजनेस था, बिजनेस। और यूं भी अब तुम कम से कम मेरे जिस्म के मोहताज नहीं रहे। वैसे एक दोस्त होने के नाते तुम जब भी चाहो हम माजी की यादें ताजा कर सकेंगे। मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई। आरिफ ने कहा, मीनाक्षी ठीक है, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल करो कि मैं अपने वालिदैन को। वो बोली, जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारे वालिदैन, मेरे मुंह न लगो। तुम जानते हो इस बिजनेस में मामूली से इनकार पर भी कितनी भयानक सजा मिल सकती है। अगर मेरे रवैये से भी उन लोगों को तुम्हारी तरफ से सरताबिये हुक्म का एहसास हो गया तो जानते हो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन समेत कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। जानते हो तुम किन के टुकड़ों पर पल रहे हो, किन लोगों ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। मुझे फौरन बल्कि इसी वक्त एक सफेद कागज पर तलाक लिख दो और उसकी एक नकल काउंसलर को भी पहुंचा देना। क्या क्या पाखंड फैला रखे हैं तुम लोगों ने। उसने नफरत से नाक सिकोड़ी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आरिफ की घिग्गी बंद गई थी। जो भी आजकल वो गैर मामूली हालात का शिकार था, अब अचानक मीनाक्षी ने उसके सर पर हथौड़ा चला दिया था। आरिफ को हैरानी इस बात पर हो रही थी कि वो न जाने कब से इस गंदी और घटिया किस्म की इज़्दिवाजी जिंदगी से निजात की दुआएं मांग रहा था, और जब उसे निजात मिलने लगी थी तो वो घबरा गया था। मीनाक्षी ने उसे करीबन डांटते हुए कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमने इससे पहले मेरा कुछ नहीं देखा, गधे कहीं के। जाओ और जैसे मैंने कहा है फौरन करो, और हाँ खबरदार अगर किसी से इस बात का तस्करा भी किया। ठीक है, तुम लोगों को पूछने पर बता देना कि तुमने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ उसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसका इल्म नहीं। अपने तंजीम के साथियों में ये अफवाह फैला देना कि मैं भारत वापस चली गई हूँ। उसका रवैया इतना अचानक और बौखला देने वाला था कि अगर आरिफ को उससे जरा सी भी मोहब्बत रही होती तो उनका शायद हार्ट ही फेल हो जाता। आरिफ ने उसके हुक्म पर तामील वहीं खड़े खड़े कर दी, और अब वो मीनाक्षी ही के हुक्म पर उसके घर में मौजूद तमाम तस्वीरें इकट्ठी करके उसके सामने ढेर लगा रहा था। इस बात का तो उसे भी इल्म था कि मीनाक्षी ने इन तस्वीर के नेगेटिव्स अपने कब्जे में रखे हुए थे। उसने जानबूझकर बड़ी होशियारी से 3-4 तस्वीरें गायब कर ली थीं, जिनका इल्म शायद मीनाक्षी को भी न रहा हो। मीनाक्षी ने उसे हुक्म दिया, देखो अगर तुम्हारे घर से मेरी कोई तस्वीर बरामद हो गई तो खामखा मारे जाओगे, इसलिए एहतियात करना। अगर मेरे जाने के बाद कोई तस्वीर नजर आ जाए तो उसे जला देना। घर के दूसरे कमरों में मौजूद उसके वालिदैन को कानो कान खबर भी न हो सकी कि उनकी बहू रानी ने क्या गुल खिलाए हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का इल्म था कि परवीन की एक दूर की रिश्तेदार इस शहर में रहती थी, जिसके यहाँ कभी कभी वो रात गुजार लिया करती। चूंकि बेचारी के ननियाल इंडिया में थे और जब कभी उनकी याद उसे सताती तो अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी खाला अम्मा के यहाँ चली जाती थी, इसलिए किसी ने भी उस पर एतराज न किया। आज भी उनकी बहू रानी 2 दिन अपनी खाला अम्मा के यहाँ गुजार कर घर आई थी। उन्होंने हस्बे साबिक उसकी और खाला की खैरियत दरियाफ्त की, जिसका जवाब बहू बेगम ने हूँ हाँ में दिया और अपने कमरे में चली गई। आरिफ चौधरी चूंकि उनके कमाऊ पूत थे और उन्होंने इस घर में क्या सारे खानदान का ही नक्शा पलट कर रख दिया था, इसलिए कोई भी उनके सामने जबान नहीं खोलता था, न ही उसके किसी फैसले पर एतराज करता। वो लोग कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। परवीन के लक्षण कोई ऐसे अच्छे नहीं थे कि मुतमईन होकर बैठ जाते। उसका बन ठन कर बाजारों में घूमना उन्हें एक आंख न भाता था, लेकिन जब 2-3 मरतबा उन्होंने आरिफ की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाना चाही तो उन्होंने इस बुरी तरह घर वालों को डांटा कि फिर किसी को उनकी नाराजगी मोल लेने का हौसला न पड़ा। उन लोगों ने बादल नखास्ता सब कुछ जानते बूझते और देखते भालते भी खामोश रहने की पॉलिसी अपना रखी थी, और कोई परवीन के मुंह न लगता। आरिफ अपनी साबिका ज़ौजा मोहतरमा के हुक्म पर उसके लिए एक टैक्सी भी ले आया था, और अब उसके तैयार करदा दोनों अटैची केस उठाकर टैक्सी में रख रहा था। आरिफ के सामने मीनाक्षी ने जानबूझकर टैक्सी वाले को गलत एड्रेस बताया था और उसे लेकर सीधी एयरपोर्ट आ गई थी। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी तब्दील की और अपनी नई मंजिल की तरफ चल दी। उसने अपने रहने का बंदोबस्त फिलहाल एक हॉस्टल में किया था। उस हॉस्टल में ज्यादातर गैर मुल्की लड़कियां कयाम पजीर थीं। उसे अपनी क़यादत की तरफ से कल ही हुक्म मिला था कि अब शादी वाला पाखंड बरकरार रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक उसने मलिक अख्तर को अपनी क़यामगाह से आगाह नहीं किया था, ना ही उसने पूछने की जरूरत महसूस की थी। लेकिन अब किसी भी लम्हे उसे किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना था।
यूं भी उसने पहले ही मलिक अख्तर को बता दिया था कि वो गैर शादीशुदा है। अगर अचानक उस पर अपने किसी नाम नेहाद खावंद का इंकशाफ कर देती तो शायद वो पसंद न करता। आरिफ की वालिदा ने उनकी शक्ल पर नजर पड़ते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, परवीन फिर चली गई? आरिफ बोला, हाँ अम्मा भी, अब हमेशा के लिए दफा हो गई है। अम्मा ने पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? आरिफ ने कहा, मैंने उसे तलाक दे दी अम्मा। अम्मा ने कहा, तलाक? तुम क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है? आरिफ ने सुख का लंबा सांस लेकर कहा, हाँ अम्मा भी, मेरा दिमाग ठीक ही अब हुआ है। इससे पहले वाकई मेरा दिमाग खराब था, जो उसकी हर गलत हरकत को बेगैरती से बर्दाश्त करता रहा। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वजह से इतनी देर तक उसका वजूद बर्दाश्त किया। अम्मा ने कहा, लेकिन बेटा आखिर हम बरादरी वाले हैं, रिश्तेदारों की जबानों को कैसे लगाम देंगे? वो तो पहले ही हमसे बहुत हसद करते हैं। आरिफ बोला, अम्मा भी, उन्हें बकने दीजिए, आप आराम से जिंदगी गुजारें। मैंने उसे तलाक दे दी है, अब वो कभी यहाँ नहीं आएगी। शायद आजकल में वो वापस इंडिया चली जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा और दूसरे कमरे में चला गया। इस अचानक सूरत हाल ने उसे गड़बड़ा कर रख दिया था। कहीं उन लोगों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? ये था वो सवाल जो बार बार उसे कचोके दे रहा था। लेकिन वो ये सोचकर मुतमईन हो जाता कि अपनी दानिश्त में अभी तक उसने कोई गलती नहीं की थी, और अगर ऐसी कोई बात होती तो उसे बाबा साहब के नजदीक भी कोई ना फटकने देता, ना ही रुखसाना कभी उस पर मेहरबान होती। तंजीम के बड़े लोगों में शामिल होना ही इस बात की दलील था कि वो क्लियर है और उस पर कोई शक नहीं किया जा रहा। बाबा साहब की निगरानी और उनके नजदीकी हलकों पर नजर रखने का काम रॉ करती थी, और इस बात के इम्कानात न होने के बराबर थे कि रॉ की आंखों में धूल झोंक कर कोई बाबा साहब का कुर्ब हासिल कर ले। शायद मीनाक्षी को दूसरी कोई मुहिम सौंपी गई होगी। यूं भी जिस मकसद के लिए मीनाक्षी के मालिकों ने ये शादी का ड्रामा रचाया था वो तो पूरा हो ही चुका था। उन्होंने ये सारा खड़ाग उसे पाकिस्तान में कानूनी हैसियत देने के लिए फैलाया था जो उसे मिल चुकी थी। एक मर्तबा पाकिस्तान में आ जाने के बाद उसे जो काम करने थे उसके लिए जो माशरती हैसियत दरकार थी वो भी उसे हासिल हो गई थी। यूं भी जिन हलकों में उसे काम करना था वहाँ उसका शादीशुदा होना शायद किसी मरहले पर उसे डिस्क्रेडिट कर देता। अब वो एक कुंवारी हसीना की हैसियत से ज्यादा आसानी से अपना काम कर सकती थी। ये भी मुमकिन था कि रॉ आरिफ को जहाँ तक ले जाना चाहती थी वहाँ तक ले गई हो। अब वो किसी रहनुमाई के बगैर खुद ही अपना काम कर सकता था। शायद इसलिए उस पर कोई निगरानी रखने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। उसने अपने घर वालों को समझा दिया था कि उन्हें परवीन से मुताल्लिक लोगों के सवालात के क्या जवाबात देने हैं। तलाक नामे की नकल उसने काउंसलर को पहुंचा दी थी और खासा मुतमईन भी था। शिरगुल ने आरिफ से कहा, उसे तलाश करो, उससे राब्ता करने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। शिरगुल से मुलाकात से 5-6 रोज पहले ही मीनाक्षी ने उसे खैरबाद कहा था। उसने अपनी जो कहानी शिरगुल को सुनाई थी उसके बाद शिरगुल के लिए तफसीली गुफ्तगू तो मुमकिन ही नहीं रही थी। वो कोई कदम उसकी इजाजत के बगैर उठा ही नहीं सकता था। अब जो मुलाकात हुई तो उसने पहला सवाल ही परवीन से मुताल्लिक किया। आरिफ ने कहा, मैंने उसकी 2 तस्वीरें किसी तरह बचा ली हैं। ये कहते हुए 2-3 तस्वीरें उसने शेरगुल को थमा दी। शेरगुल ने तस्वीर पर एक नजर डालकर अपनी जेब में रख लिया। आरिफ ने शेरगुल को सारी वारदात समझाई। बोला, उसने अपनी मंजिल भी मुझे नहीं बताई। जो मंजिल टैक्सी वाले को बताई थी जाहिर है वो गलत होगी और उसका ठिकाना कोई और होगा। हाँ, इस बात की उम्मीद मुझे जरूर है कि कभी न कभी वो मुझसे जरूर राब्ता करेगी। मैंने उससे अपना राब्ता नंबर देने की दरखास्त की थी लेकिन उसने डांट दिया। शेरगुल बोला, ठीक है, कुछ करना होगा। खुदा करे इन तस्वीरों से ही काम चल जाए। तुम कोशिश करना कि परवेज भाई के जरिए उस तक पहुंच जाओ। आजकल इंडियन इंटेलिजेंस वाला डेस्क उसने संभाल लिया है। बन्ने भाई के बाद परवेज भाई ने उसकी जगह ली है। और हाँ, रुखसाना के नजदीक रहकर भी मोहतात रहना। अगर कभी वो तुम्हें टटोलने के लिए कोई ढोंग भी रचाए तो भी मोहतात रहना। ये औरत बहुत खतरनाक है, तुम्हारी तवक्को से भी बढ़कर खतरनाक। शेरगुल ने उसे तलकीन की। आरिफ बोला, मैं जानता हूँ शेरगुल साहब, लेकिन मैंने भी अब गुनाहों का कफारा अदा करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। आप मुतमईन रहिए, मैं बहरहाल इंडियन लॉबी में ज्यादा करीब होकर मीनाक्षी को ढूंढ निकालूंगा। शेरगुल ने कहा, ये मैग्नेट अपने पास रखो, आज तुम्हें एक जरूरी काम करना है। शाम को किसी भी वक्त तुम्हारे बाबा साहब से मूवमेंट के लोग मिलने आएंगे। ये बहुत खुफिया मुलाकात है क्योंकि बज़ाहिर दोनों की दुश्मनी चल रही है। अगर आसानी से मुमकिन हो तो रुखसाना के टेलीफोन पर यह छोटा सा पुर्जा फिट कर देना। इसकी तरकीब बहुत आसान है। क्रेडल की बोलने वाली समत को खोलो और इसे अंदर रख कर बंद कर दो। इसमें मौजूद मैग्नेट खुद अपनी जगह जमा रहेगा। इस बात की कोशिश करना कि जब तुम ये पुर्जा फिट करो रुखसाना को ये इल्म न हो कि इस दरमियान तुम वहाँ मौजूद रहे हो।
मेरा मतलब समझ गए ना? अगर तुमने अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया और नजर बचा कर ये पुर्जा नस्ब भी कर दिया तो फौरी इंकशाफ होने पर उन तमाम मुश्तबा अफराद को लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और इसके बावजूद कि तुम पर शक के इम्कानात कम हैं, फिर भी तुम बाबा साहब के साथियों की बदखसलती से आगाह नहीं। वो अपने तौर पर तुम्हारी इंक्वायरी जरूर करेंगे, तुमसे साए की तरह चिमट जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि। उसने शेरगुल की बात काटते हुए कहा, मैं काम ही दूसरा करूंगा। शेरगुल ने बेचैनी से पूछा, क्या? वो बोला, किसी भी नजदीकी साथी को फंसा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, काम होशियारी से होगा और अगर कभी इसका इंकशाफ हो भी गया तो उनका कोई और साथी इस शक का शिकार होगा। इस तरह उनमें मुश्तबा लोगों की तादाद और बढ़ जाएगी। शेरगुल ने उसे दाद दी, वेल डन। फिर बोला, और हाँ, अभी कालिया वगैरह से खुद राब्ता न करना। जो पैगाम तुम्हें किसी भी ऐसे दोस्त तक पहुंचाना है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। आरिफ, तुम बहुत सी ऐसी बातें जानते हो जिनका इल्म खुदा की जात के अलावा और किसी को भी नहीं। हमारे बिजनेस में कोई ऐसा शख्स जो हमारे ऐसे राजों से वाकिफ हो जाए जिनका इंकशाफ हमारी जात या इरादे के लिए तबाहकुन हो, उसकी कम से कम सजा मौत है। मैं इंसाफ पर यकीन रखने लगा हूँ। गो कि मेरे यहाँ तुम्हारे पास ऐसी कोई सवाबदीदी ताकत नहीं, ना ही माशरे ने हमें उस मकाम पर रखा है कि हम फैसले और अमल का इख्तियार रखते हों। उसके बावजूद कम से कम मैं अपनी आंखों के सामने इस मुल्क को, जिसकी बुनियादों में मेरे बुजुर्गों का खून और हड्डियां दफन हैं, तबाह होते नहीं देख सकता। मैं खुदा की अदालत में जब रोज़े महशर अपना केस पेश करूंगा तो मुझ पर सिवाय दुनियावी कवानीन की खिलाफ वर्जी के और कोई इल्जाम नहीं होगा। आरिफ, मुझे अपनी बहन से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी हमारे माशरे के भाइयों को अपनी बहनों से हो सकती है, लेकिन जिस रोज उसे कत्ल किया गया उस रोज मुझे एहसास हुआ कि उस रास्ते की वो अकेली मुसाफिर नहीं थी। उससे पहले जाने कितनी बहनों की पाकबाजी का खून करने के बाद इन दरिंदों ने उन्हें खून में नहलाया होगा। अगर जाकिर जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो माशरे में शर फैलेगा। वो लोग जो खैर के रास्ते पर सफर कर रहे हैं वो मायूस होंगे, और जब शर का कलकमा होगा तो खैर की राह के मुसाफिरों को अमान मिलेगी, उनके हौसले बढ़ेंगे और हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। आरिफ ने कहा, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, कम से कम अब जरूर समझ सकता हूँ जब मुझे ठोकर लगने के बाद मेरी आंखें खुली हैं। खुदा का शुक्र है कि आपको इन ज्यादतियों के ऐनी शाहिद होने का मौका नहीं मिला जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जिनका मैं गवाह हूँ। मैं आज सोचता हूँ कि मैंने वो सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लिया। आप नहीं जानते भारतीय इंटेलिजेंस के कैंपों में जो नौजवान तरबियत हासिल करते हैं उनके जहनों में कितना खतरनाक जहर उंडेला जा रहा है। ये लावा अगर फट गया तो अपने ही घर को जलाकर राख कर देगा, और हमें इस आतिशकदे को अभी से ठंडा करना है। वो दोनों देर तक अपने दिल के फफूले फोड़ते रहे, जिसके बाद शेरगुल ने उसे रुखसत कर दिया। शेरगुल से रुखसत होकर आरिफ सीधा रुखसाना की तरफ आया था। उसकी खुसूसी हैसियत के पेश नजर अब कोई उससे शनाख्त तलब नहीं करता था, वरना बाबा साहब के आस्ताने के दूर दूर तक किसी चिड़िया को भी पर मारने की इजाजत नहीं थी। वो सीधा रुखसाना के कमरे की तरफ आया था। रुखसाना शायद मुल्हिका कमरे में किसी काम से गई थी, क्योंकि गश्ती फोन जूं का तू मेज पर रखा था। फोन की तरफ देखकर उसका दिल एक मर्तबा जोर से धड़का, लेकिन अपना दिल कड़ा करके उसने बिलाखिर ये जुआ खेलने का फैसला कर ही लिया। अपनी जेब में मौजूद छोटे से मैग्नेट को टटोलकर उसने मौजूदगी की तस्दीक की, और दूसरे ही लम्हे उसने फोन का क्रेडल उतार कर फुर्ती से माइक वाला हिस्सा खोल लिया। मैग्नेट नुमा आले को वहां नस्ब करने के बाद उसने बिजली किसी फुर्ती से दोबारा उसे बंद किया और कमरे से बाहर निकल आया। उसका दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को तड़पने लगा था। आरिफ ने रुखसाना के कमरे में जाने के लिए वो रास्ता इख्तियार किया था जिस पर सिर्फ वीआईपी ही जा सकते थे। आम कारकुनों को उस तरफ से सफर करने की इजाजत नहीं थी। उसने बाथरूम का इरादा किया था और उस वक्त तक बाथरूम में बंद रहा जब तक उसने दरवाजा खुलने की तस्दीक नहीं कर ली। 2 मरतबा दरवाजा खुला था, जिसका मतलब यही था कि यहाँ 2 शख्स बारी बारी दाखिल हुए हैं। आरिफ ने बाथरूम का वो दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया जो रुखसाना के कमरे में खुलता था, बल्कि मुल्हिका कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अब वो चक्कर काट कर रुखसाना के कमरे में दाखिल हो रहा था, जहां मकामी MPA नफीस मियाँ पहले से बराजमान थे। अब उसे समझ आ गई कि उससे पहले नफीस मियाँ ही यहाँ आए होंगे, और दूसरी मर्तबा जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी तो ये रुखसाना की आमद थी। नफीस मियाँ का शुमार बहरहाल तंजीम के उस ग्रुप में होता था जिसके लोग इजाजत हासिल किए बगैर रुखसाना के कमरे में आ सकते थे। उसने अचानक कमरे में दाखिल होकर रुखसाना को यही तासुर दिया था जैसे वो अभी अभी आया है। जिस फोन में उसने शेरगुल का फराहम करदा आला नस्ब किया था वो हमेशा रुखसाना के साथ रहता था। ये वायरलेस नुमा फोन था और उमूमन उस वक्त ज़रिए इस्तेमाल होता जब वो गाड़ी में सफर करती थी। शेरगुल ने उस फोन में आला नस्ब करने की हिदायत की थी। शायद उस फोन की किसी और तरह बुकिंग मुमकिन नहीं रही थी। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।